हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लाई हूँ मुझे कितना प्यार है तुमसे। क्या बात है क्षितिज, इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? प्रिया ने क्षितिज की ओर आते हुए कहा। क्षितिज समुद्र की ओर मुंह करे खड़ा था। शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और दूर आकाश में सूरज डूब चुका था। क्षितिज ने प्रिया की ओर देखा नहीं, बल्कि ऐसे ही खड़ा रहा। अरे क्या हुआ, ऐसे स्टैचू बने क्यों खड़े हो? उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर मोड़ लिया। उसकी आंखें नम और सुर्ख थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद से ही लड़ रहा हो। वह भी पल भर के लिए ठिठक गई। क्षितिज, आर यू ओके? इतने स्ट्रेस क्यों हो? मुझे बताओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। ये क्या हालत बना रखी है? घर में कुछ हुआ है क्या? वह बेकरार सी हो गई थी। क्षितिज ने उसे गले लगा लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। वह सन्न रह गई। उसके आंसू वह महसूस कर सकती थी। 6 फुट का लंबा चौड़ा नौजवान किसी बच्चे की तरह उससे लिपटा हुआ था। उसका दिल घबरा गया। क्षितिज प्लीज कुछ बोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ है? जो केस तुम देख रहे थे, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है? सस्पेंड कर दिया गया है क्या? वह अपनी समझ से जितना सोच सकती थी बोली। क्षितिज ने सर उठाया और आंखें रगड़ डाली। प्रिया, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। यह क्या कह रहे हो? हुआ क्या है? वह उसकी बात पर हैरान थी। क्षितिज ने एक नज़र उसे देखा। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कल तक इस खूबसूरत लड़की पर उसका हक था। वह बेहद चाहता था उसे, और वह भी तो दिलो जान से उस पर मरती थी। लेकिन इस प्यार को नज़र लग गई थी और आज वह उससे दूर हो गया था। मेरी शादी हो गई है, बमुश्किल यह लफ्ज़ उसके होठों से निकले थे। तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो क्षितिज, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठ बोल रहे हो ना? वह बेयकीनी से उसे देख रही थी। यह सच है प्रिया, मुझे शादी करनी पड़ी आज ही मंदिर में। प्रिया, शट अप क्षितिज, जस्ट शट अप। मुझे अपनी मजबूरी की दास्तान मत सुनाओ। झूठे हो तुम, मक्कार हो, प्यार का नाटक करते रहे हो आज तक। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? वह उसका गिरेबान पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए रो पड़ी। क्षितिज के पास बताने को कुछ नहीं था। क्या बताता, क्या बोलता? दिल टूटने का दर्द वह जानता था। सुबह से अब तक कितनी मौतें मर चुका है वह। कभी यह नहीं चाहता कि वह अपने प्यार को दर्द दे, मगर आज सबसे बड़ा दर्द दिया था उसे। वह फूट फूट कर रो रही थी। क्षितिज ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह बल खाकर सीधी हुई। डोंट टच मी, मुझे छूने का अधिकार खो चुके हो तुम। एसीपी क्षितिज राजपूत, जिंदगी से बढ़कर चाहा था तुम्हें, मगर अब अब मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। वह कहती हुई भागती हुई चली गई। वह उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिसे उसने दिल की गहराइयों से चाहा था। आज वह ऐसी तकलीफ से दो चार थी जिसका कोई इलाज नहीं था उसके पास। वह खुद भी तो इसी तकलीफ से गुजर रहा था, और जिसकी वजह से यह सब हुआ था, वह वहाँ बैठी अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उसके जीवन में धीरे धीरे अंधेरा घिर रहा था। क्षितिज, खाना खाकर कमरे में आना। वह रात को 1 बजे घर आया तो डैड उसे देखकर कहते हुए कमरे में चले गए। भूख, प्यास, नींद, चैन, सुकून सब उड़ चुका था उसका। गायत्री जी, माँ के लाख कहने के बाद भी खाना नहीं खाया था उसने और डैड के रूम में चला गया। क्षितिज, अब तुम्हारी शादी हो गई है। दिव्या तुम्हारी दोस्त से बढ़कर अब तुम्हारी पत्नी बन गई है। मैं मानता हूँ शादी जिन हालात और जितनी जल्दी में हुई है, तुम्हें टाइम लगेगा, मगर इन सब में दिव्या के बारे में भी सोचो। वह हमें हमेशा से बहुत प्यारी रही है और तुम्हारी पत्नी के रूप में हम उसी को देखना चाहते थे। जो भी हुआ, लेकिन अब इस रिश्ते को तुम्हें निभाना है। प्यार और सब्र से हर बिगड़ी बात बन जाती है। अब जाओ, दिव्या तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, अभिनव राजपूत ने उसे समझाते हुए कहा।
कहना तो वह भी चाहता था कि आप उसे जितनी सीधी सादी और मासूम समझते हैं वह उतनी ही चालाक और ख़तरनाक है। कितनी आसानी से उसने वह पा लिया जो वह पाना चाहती थी, मगर डैड के सामने कुछ भी कहना आज उसके बस में नहीं था। वह बिना कुछ बोले सर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया था। बेटा, मॉम की आवाज़ पर वह रुक गया था। जो भी हुआ बेटा, और जो भी हमने किया वह इस घर और तुम्हारी भलाई के लिए किया। अगर यह सब ना करते तो सब कुछ बिखर जाता। मैं जानती हूँ तेरे दिल में कोई और है, मगर बेटा दिव्या तुझे बहुत प्यार करती है और फिर इन सब में उसका कोई कसूर नहीं है। तू उसे अपना लेना बेटा। उन्होंने भी वही कहा जो वह चालाक लड़की चाहती थी। वह बस सर हिलाकर कमरे में चला गया। इस वक्त उसका दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा था, मगर बस अब बहुत हो चुका था। इससे ज़्यादा बर्दाश्त की ताकत उसमें नहीं थी। सामने ही उसके बेड पर वह पूरे हक के साथ बैठी हुई थी। उसे देखते ही नफरत की एक तेज लहर सर से पैर तक दौड़ गई। वह आगे बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर उसे बेड से हटा दिया। इस बेड पर दोबारा आने की ज़रूरत भी मत करना। इस कमरे में रह सकती हो तुम। इस बेड पर और मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और ना कभी होगा, कहकर वह बाथरूम में घुस गया था। बाहर आया तो वह उसी तरह खड़ी थी। उसने उसकी तरफ देखा। वाइन कलर की साड़ी पहने नज़र झुकाए खड़ी थी वह। आज कुछ नहीं कहा था उसने। फिर वह पलटी और बाहर जाने लगी कि उसकी आवाज़ पर थम गई। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इस कमरे के अंदर की बात बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंदर आकर नीचे बिस्तर लगाकर लेट जाओ। वह आराम से बेड पर लेट गया था। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और फिर बैग से कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जब वह बाहर आई तो लोअर टी शर्ट पहने थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। क्षितिज ने उस पर एक के बाद दूसरी निगाह डालना भी गवारा न किया था, मगर वह तो पूरी तरह उसके इश्क के नशे में चूर थी। आज से नहीं, बचपन से। उसे पाने के लिए जो वह कर सकती थी सब किया, मगर आज वह उसका होकर भी उससे कोसों दूर था, और यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक साइड होकर लेटो एसीपी, मुझे नींद आ रही है, दिव्या ने उसे कहा। कहा ना तुमसे इस बेड पर आने के सपने मत देखो, नीचे सो जाओ, उसने बिना हिले कहा। बात सुनिए, मैं अब इस घर की मेंबर हूँ। हर चीज़ पर मेरा हक भी उतना ही है जितना आपका, और सच तो यह है कि आप पर भी मेरा पूरा हक है, मगर वो जाने दो। अभी तो खिसको आप, वरना मैं बाहर ही चली जाती हूँ और बोल देती हूँ कि मेरे लिए अलग कमरा चाहिए। वह हमेशा की तरह हार मानने वाली नहीं थी। क्षितिज ने उससे गुस्से से घूरा। तुम्हें लगता है तुम ऐसे मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मैं मॉम डैड को परेशान नहीं करना चाहता, तो सो जाओ, उसने कहा और वह बेड से उठ गया। वह एक पल भी वहाँ नहीं रुका और स्टडी रूम में जाकर लेट गया। दिव्या की आंखों की नींद उड़ गई थी। अपनी ऐसी बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आंखें खुद ब खुद भर आई थी, जिन्हें उसने रगड़ दिया था। क्षितिज, नाश्ता तैयार है, तुम उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। उसकी मीठी सी आवाज़ पर उसने बुरा सा मुंह बनाया। दिव्या ने उसे उठते देख कुछ नहीं कहा। वह 5 बजे रूम में आया था और साइड में पड़े काउच पर लेट गया था। दिव्या, जो एक पल के लिए भी ना सोई थी, अध खुली आंखों से उसे देख रही थी। सुबह उसे उठाने आई तो नज़रों ने पलटने से इनकार कर दिया था। ब्राउन टी शर्ट में माथे पर आते बालों में वह बहुत प्यारा लग रहा था। यूं ही तो उस पर नहीं फिदा थी वह। दिल चाहा उसके माथे को चूम ले, उसके बिखरे बालों में उंगलियां फिराए, मगर फिर हर एहसास को पीछे धकेलते हुए उसे आवाज़ दे डाली। उसने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। मॉम डैड आ चुके थे, बस उसी का इंतज़ार था। वह आया। मुझे ज़रूरी काम है, आज जल्दी जाना है, नाश्ता ऑफिस में ही कर लूँगा, कहकर वह तेज़ी से निकल गया। दिव्या ने रुकी रुकी सी सांस बहाल की और फिर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मॉम डैड को सर्व करने लगी। बेटा, वह अभी नॉर्मल नहीं है, उसे थोड़ा टाइम दो। टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा।
समय हर जख्म, हर घाव को भर देता है। उसका जख्म भी अभी ताज़ा है। समय का मरहम लगने दो उस पर, मॉम ने नाश्ते के बाद उसे समझाया। मैं समझती हूँ मॉम, आप टेंशन ना लीजिए। और फिर आपको तो पता है मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, उसने कहा और खड़ी हो गई। तो दोस्तों, दिव्या अब क्या करेगी आगे, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।